नमस्ते। आज हम गोता लगा रहे हैं अर्थव्यवस्थाओं की कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अवधारणाओं में। जी। ये वो आइडियाज हैं जिन पर पूरी इकोनॉमिक मशीन एक तरह से टिकी हुई है। बिल्कुल, नींव कह सकते हैं। हाँ, नींव। हमारे पास अर्थशास्त्र की एक किताब के कुछ हिस्से हैं और आज हम कोशिश करेंगे इनसे ये समझने की कि भाई पैसा, सामान, सेवाएं, ये सब अर्थव्यवस्था में घूमते कैसे हैं। देश की कमाई या जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसे नापा कैसे जाता है। और कुछ खास शब्द हैं जैसे फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक, फ्लो, इनका असल मतलब क्या है। सही, ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। हाँ, तो आज इन्हीं समझने की कोशिश है। शुरुआत करते हैं एक काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट से, आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जी। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर आइडिया बड़ा सीधा सा है कि कैसे हम सब, मतलब घर हों या कंपनियां, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक लगातार चलने वाले चक्कर में, एक साइकिल में शामिल हैं। एक दायरा जैसा। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। सोचिए, अर्थव्यवस्था में अगर हम बहुत सरलता से देखें तो दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है परिवार, हाउस होल्ड्स, यानी हम और आप जैसे लोग। जी। हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनकी जरूरत कंपनियों को पड़ती है, जैसे हमारी जमीन, हमारी मेहनत यानी लेबर, हमारी जो बचत है या पूंजी है, कैपिटल। और कुछ लोगों में वो उद्यमशीलता, मतलब नया बिजनेस शुरू करने का हुनर, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, बिल्कुल। तो हम ये चीजें जिन्हें अर्थशास्त्री उत्पादन के साधन कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम फर्मों को यानी कंपनियों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। और फर्में क्या करती हैं? वो इन साधनों के बदले इनके मालिकों को यानी परिवारों को भुगतान करती हैं, पैसा देती हैं। अच्छा। इसे कहते हैं कारक भुगतान या फैक्टर पेमेंट्स। जैसे जमीन के बदले किराया, मतलब रेंट। हाँ। मेहनत के बदले मजदूरी या वेजेस। ओके। जो हुनर लगाया उसके लिए मुनाफा यानी प्रॉफिट। अच्छा। तो ये जो किराया, मजदूरी, ब्याज, मुनाफा है, यही पैसा परिवारों की कमाई बनता है, उनकी आय, इनकम। समझ गई। तो पैसा फर्मों से चला और परिवारों के पास पहुंच गया आय के रूप में। जी बिल्कुल। ये हुई एक दिशा। हाँ। अब कहानी का दूसरा पहलू, फर्में इन साधनों का इस्तेमाल करके क्या करती हैं? जमीन, मेहनत, पूंजी, ये सब लेकर बनाती हैं वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कपड़ों से लेकर कार तक, डॉक्टर की सलाह से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक, सब कुछ जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और परिवार अपनी इस कमाई का क्या करते हैं जो उन्हें मिली है? जाहिर है खर्च करते होंगे, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते होंगे। बिल्कुल सही। ये उनका खर्चा बन जाता है, एक्सपेंडिचर। तो अब पैसा कहाँ गया? परिवार उनसे वापस फर्मों के पास पहुंच गया। अरे वाह, तो ये तो एक पूरा चक्र बन गया। हाँ पैसा फर्मों से परिवारों तक आय बनकर आया जी। और फिर परिवारों से वापस फर्मों तक खर्च बनकर चला गया। एकदम, ये लगातार बहता रहता है, एक सर्कुलर फ्लो। तो मतलब ये हुआ कि उत्पादन जो फर्में कर रही हैं, आय जो परिवारों को मिल रहे हैं, जी। और व्यय जो परिवार कर रहे हैं, ये तीनों चीजें एक पहिए की तरह लगातार घूम रही हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ पैसे का प्रवाह नहीं है, इसके साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी है, फर्मों से परिवारों तक। हाँ, और उत्पादन के साधनों का प्रवाह है परिवारों से फर्मों तक, सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अच्छा, तो ये लेन देन का पहिया तो घूम रहा है, पर सवाल ये है कि हम इसकी रफ्तार या कहें इसके साइज को मापते कैसे हैं? कैसे पता चलता है कि किसी देश में कुल कितनी चीजें बन रही हैं या कुल कितनी कमाई हो रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। यहीं पर बात आती है राष्ट्रीय आय या जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। स्रोत बताते हैं कि इसे नापने के मुख्य रूप से 3 तरीके हैं: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। जी, ये 3 स्टैंडर्ड मेथड है। आज हम जरा उत्पाद विधि पर ध्यान देते हैं। इसे सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए विधि भी कहते हैं। हाँ, जीवीए मेथड। और ये तरीका बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि कोई चीज़ जब बनती है तो उसके बनने के सफ़र में हर कदम पर, हर स्टेज पर उसमें कितनी कीमत जुड़ती जाती है, वैल्यू एडिशन कैसे होता है। हाँ, ये वैल्यू एडिशन को ट्रैक करता है। इसे समझने के लिए वो शर्ट वाला क्लासिक उदाहरण लेते हैं जो शॉर्ट में भी दिया गया है। मान लीजिए कहानी शुरू होती है कपास से, कॉटन। ठीक। किसान ने कपास उगाई, मान लीजिए उसकी कीमत है 100 रुपए। ओके।
फिर एक फैक्ट्री ने उस कपास से धागा बनाया, यार्न। अब उस धागे की कीमत हो गई 200 रुपए। फिर एक और फैक्ट्री ने उस धागे से कपड़ा बुना, क्लॉथ, और कपड़े की कीमत हो गई 400 रुपए। ठीक है। और आखिर में मान लीजिए एक गारमेंट फैक्ट्री ने उस कपड़े से एक शर्ट सिली, शर्ट, और अब उस तैयार शर्ट की कीमत है 800 रुपए। ठीक, तो ये 4 स्टेज हो गए: कपास, धागा, कपड़ा, शर्ट। कीमतें हैं 100, 200, 400, 800। हाँ, अब जीवीए क्या है इसमें? जीवीए का मतलब है, जैसा आपने कहा, हर स्टेज पर कितना अतिरिक्त मूल्य जोड़ा गया, कितना वैल्यू ऐड हुआ। चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। हाँ, लगाइए। पहला स्टेज, कपास। यहां शुरुआत हुई तो मान लीजिए पूरा 100 रुपए का मूल्य यहीं बना, तो वैल्यू एडेड हुआ 100 रुपया। ठीक। दूसरा स्टेज, धागा। धागे की कीमत 200 रुपए है, लेकिन इसमें 100 रुपए की तो कपास पहले से लगी हुई है ना? हाँ, वो तो इनपुट कॉस्ट हो गई। बिल्कुल। तो धागा बनाने की प्रक्रिया में जो नई कीमत जुड़ी वो है 200 रुपए धागे की कीमत, 100 रुपए कपास की कीमत, बराबर 100 रुपए। अच्छा, तो इस स्टेज का जीवीए हुआ 100। हाँ। अब तीसरा स्टेज, कपड़ा। कपड़े की कीमत है 400 रुपए, पर इसमें 200 रुपए का धागा इस्तेमाल हुआ है। जी। तो कपड़ा बनाने में जो मूल्य जुड़ा वो है 400 रुपए। कपड़े की कीमत 200 रुपए, धागे की कीमत बराबर 200 रुपए। ओके, यहाँ जीवीए 200। सही। और चौथा, आखिरी स्टेज, शर्ट। तैयार शर्ट 800 रुपए की है, इसमें 400 रुपए का कपड़ा लगा है। तो शर्ट बनाने के इस आखिरी चरण में कितना मूल्य जुड़ा? 800 रुपए। शर्ट की कीमत 400 रुपए, कपड़े की कीमत बराबर 400 रुपए। यहाँ 400। जी। अब अगर हम हर स्टेज पर जोड़े गए मूल्य को जमा करें, 100 रुपए कपास वाले स्टेज का, प्लस 100 रुपए धागे वाले स्टेज का, प्लस 200 रुपए कपड़े वाले स्टेज का, प्लस 400 रुपए शर्ट वाले स्टेज का, कितना हुआ? 100 + 100 + 200 + 400, ये तो 800 रुपए हो गया। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, ये कुल जीवीए किसके बराबर है? ये तो फाइनल प्रोडक्ट यानी शर्ट की कीमत के बराबर है, 800 रुपए। एकदम सही। यही जीवीए मेथड की खूबी है। हाँ, ये तो कमाल है। और इसका सबसे बड़ा फायदा फिर क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा है कि इससे दोहरी गणना की त्रुटि यानी डबल काउंटिंग एरर नहीं होती। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर हम हर स्टेज की कुल कीमत जोड़ देते, मतलब 100 कपास प्लस 200 धागा प्लस 400 कपड़ा प्लस 800 शर्ट, तो ये 1500 हो जाता। हाँ, जो कि गलत होता। क्यों? क्योंकि इसमें कपास की कीमत 4 बार जुड़ गई, धागे की कीमत 3 बार जुड़ गई, कपड़े की कीमत 2 बार जुड़ गई। एक ही चीज की वैल्यू बार बार गिन ली गई। हाँ, बात तो सही है। जीवीए क्या करता है? वो हर स्टेज पर सिर्फ नई वैल्यू जो ऐड हुई है उसी को पकड़ता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को अपने आप घटा देता है। इसलिए आखिर में जो टोटल जीवीए आता है वो फाइनल गुड शर्ट की वैल्यू के बराबर होता है। समझ गई। ये बहुत जरूरी है समझना, खासकर जब हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन को नाप रहे हों। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, भारत में 2015 से राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए मुख्य रूप से मूल कीमतों पर जीवीए एट बेसिक प्राइसेस का इस्तेमाल हो रहा है। जीडीपी के बजाय जीवीए पर फोकस बढ़ा है। अच्छा, ये एक बदलाव हुआ है। इसका कोई खास कारण? हाँ, इसके कई कारण हैं, पर एक मुख्य कारण ये माना जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर्स जैसे खेती, इंडस्ट्री, सर्विसेज का क्या योगदान है, इसकी ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। ये सिर्फ कुल उत्पादन का आंकड़ा नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि अर्थव्यवस्था के कौन से हिस्से कितना मूल्य जोड़ रहे हैं। ओके, तो ये हुआ जीवीए। अब जीवीए हमें बताता है कि कुल उत्पादन में मूल्य कैसे जुड़ता है। लेकिन ये उत्पादन होता किस चीज का है? स्रोत हमें बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो चीजें बनती हैं उन्हें हम मोटा-मोटा 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जी। एक है अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, और दूसरी है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। जी। इनमें क्या फर्क है? ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये वो है जो अपने अंतिम इस्तेमाल तक पहुंच चुकी हैं। जी। या तो इन्हें उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर सीधे इस्तेमाल करता है, जैसे हमने खाने के लिए ब्रेड खरीदी या पहनने के लिए कपड़े, हाँ। या फिर कोई बिजनेस इन्हें निवेश के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसे किसी फैक्ट्री ने कोई नई मशीन खरीदी। इन पर अब आगे कोई और प्रोसेसिंग नहीं होनी है
ये प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ चुकी हैं, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। और श्रोता इन अंतिम वस्तुओं को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, जैसा आपने इशारा किया। हाँ, पहला उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम और आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए खरीदते हैं। हाँ, खाना, कपड़े, टीवी, फोन, ये सब। इनका मकसद है सीधे उपभोग, कंजम्पशन। ठीक। और दूसरा पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स। ये वो टिकाऊ चीजें हैं जिन्हें फर्में दूसरे सामान या सेवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, लेकिन खुद अंतिम उत्पाद में खप नहीं जाती, जैसे मशीनें, औजार, फैक्ट्री की इमारतें, ट्रक्स, कंप्यूटर। ये अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाती हैं। अच्छा, तो मशीन कैपिटल गुड हो गई। ओके। हाँ, ये भी फाइनल गुड्स ही हैं, क्योंकि ये आगे बिकने के लिए नहीं है, बल्कि उत्पादन में इस्तेमाल होने के लिए हैं। समझ गए। और दूसरी तरफ थी मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो अभी सफर में हैं, जो अभी फाइनल नहीं बनी हैं। अच्छा। ये या तो कच्चा माल है, जैसे शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री के लिए कपड़ा, हाँ। या फिर ये आधे अधूरे बने पुर्जे हैं, जैसे कार बनाने वाली फैक्ट्री के लिए टायर। इनका इस्तेमाल किसी और अंतिम वस्तु को बनाने में होना है। इन पर या तो आगे और काम होगा, या ये किसी दूसरी चीज का हिस्सा बनेंगी, या फिर इन्हें दोबारा बेचा जाएगा। अच्छा, तो शर्ट वाले उदाहरण में कपास, धागा, कपड़ा, ये सब शर्ट के बनने तक मध्यवर्ती वस्तुएं थी। बिल्कुल। जब तक वो शर्ट नहीं बन गई, तब तक वो इंटरमीडिएट थे। फाइनल गुड शर्ट थी। स्रोत में एक चाय वाला उदाहरण भी था, वो क्या था? हाँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है फर्क समझाने के लिए। सोचिए, अगर आप दुकान से चाय पत्ती का पैकेट खरीदकर घर लाती हैं और खुद चाय बनाकर पीती हैं, तो वो चाय पत्ती आपके लिए क्या हुई? मेरे लिए तो वो फाइनल गुड हुई, कंज्यूमर गुड। बिल्कुल। लेकिन अगर एक चाय वाला या कोई रेस्टोरेंट वही चाय पत्ती खरीदता है, हाँ, ताकि वो उससे चाय बनाकर अपने ग्राहकों को बेच सके, तो उस रेस्टोरेंट के लिए वही चाय पत्ती क्या बन गई? ओह अच्छा, उसके लिए तो वो कच्चा माल हो गया, मतलब मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि वो उसे आगे प्रोसेस करके बेच रहा है। एकदम सही। तो देखिए, एक ही चीज चाय पत्ती अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी। ये इस पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। एंड यूज मैटर्स। वाह, ये फर्क समझना तो बहुत जरूरी है, खासकर जब हम जीवीए या जीडीपी की बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही गिनते हैं, मध्यवर्ती का नहीं। नहीं। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं पर ही गिन लेंगे, तो फिर वही डबल काउंटिंग वाली गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, शर्ट वाले उदाहरण में अगर हम धागे और कपड़े को भी गिनते और फिर शर्ट को भी गिनते, तो गलत होता ना। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ फाइनल वैल्यू। ओके, अच्छा, वस्तुओं की बात हो गई। स्रोत में एक और शब्द का जिक्र है, इन्वेंट्री या माल सूची। ये क्या बला है? हाँ, इन्वेंट्री बला नहीं है, पर जरूरी चीज है। इसका सीधा सा मतलब है वो सारा सामान जो किसी बिजनेस ने, किसी फर्म ने अपने पास रखा हुआ है, स्टॉक। किस लिए रखा हुआ है? या तो आगे बेचने के लिए रखा है, या फिर उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए रखा है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स, जैसे गारमेंट फैक्ट्री के पास रखा हुआ कपड़ा या बटन। ठीक। दूसरा आधा अधूरा बना सामान, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, जैसे कार फैक्ट्री में आधी बनी हुई कारें जो अभी असेंबली लाइन पर हैं। और तीसरा बिकने के लिए तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स, जैसे शोरूम में खड़ी नई कारें या दुकान में रखी तैयार शर्टें। ये सब इन्वेंट्री का हिस्सा है। तो ये बस वो स्टॉक है जो कंपनियों के पास किसी भी समय पड़ा रहता है। हाँ, लेकिन ये स्टॉक तो बदलता रहता होगा, कम ज्यादा होता होगा। बिल्कुल। और ये बदलाव, इन्वेंट्री में होने वाला चेंज, ये अर्थव्यवस्था के बारे में काफी कुछ बता सकता है। स्रोत बताते हैं कि इन्वेंट्री में ये जो बदलाव आता है, स्टॉक का बढ़ना या घटना, ये 2 तरह का हो सकता है, नियोजित, प्लान्ड, और अनियोजित, अनप्लान्ड। नियोजित और अनियोजित मतलब? हाँ, पहले बात करते हैं स्टॉक बढ़ने की, जिसे कहते हैं संचय, एक्यूमुलेशन। ठीक है, स्टॉक बढ़ रहा है। अब ये नियोजित भी हो सकता है, मतलब प्लान्ड एक्यूमुलेशन। ये तब होता है जब कोई कंपनी जानबूझकर अपना स्टॉक बढ़ाती है, सोच समझकर। क्यों करेगी ऐसा? शायद उन्हें लगता है कि आगे बिक्री तेज होने वाली है, त्योहार का मौसम आ रहा है या कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, तो वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अच्छा, और अनियोजित, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन? ये तब होता है जब स्टॉक उम्मीद के खिलाफ बढ़ जाता है। मतलब कंपनी ने सोचा था कि माल बिक जाएगा, पर बिका नहीं। बिक्री उम्मीद से कम रही और माल गोदाम में इकट्ठा हो गया। ओहो,
ये तो अच्छा नहीं लगता सुनने में। हाँ, ये अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये दिखाता है कि शायद डिमांड, मांग कमजोर पड़ रही है। समझ गए। और इसी तरह स्टॉक कम भी तो हो सकता है, जिसे विसंचय कहते हैं। बिल्कुल, और ये भी नियोजित या अनियोजित हो सकता है। अच्छा। नियोजित विसंचय, प्लान डिक्यूमुलेशन, तब होता है जब कंपनी जानबूझकर स्टॉक कम करती है। शायद उन्हें पता है कि अभी मांग कम रहेगी, या वो पुरानी इन्वेंट्री क्लियर करना चाहते हैं, या बस स्टॉक लेवल्स को मैनेज कर रहे हैं। ओके, ये भी सोचा समझा कदम है। और अनियोजित विसंचय, अनप्लैन्ड डिक्यूमुलेशन। ये तब होता है जब बिक्री अचानक उम्मीद से बहुत ज्यादा हो जाती है और स्टॉक तेजी से खत्म होने लगता है। कंपनी तैयार नहीं थी इतनी डिमांड के लिए। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात हुई, मतलब डिमांड तेज है। हाँ, ये मांग में तेजी का संकेत हो सकता है, लेकिन ये कभी-कभी स्टॉक मैनेजमेंट की कमी या चोरी या माल खराब होने की वजह से भी हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। पर आपने कहा कि अनियोजित संचय यानी माल का बिना बिके इकट्ठा हो जाना, वो चिंता की बात होती है। हाँ, खासकर अगर ये बड़े पैमाने पर हो। अगर बहुत सारी कंपनियों का माल बिना बिके पड़ा रह जाए, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, तो वो क्या करेंगी? वो आगे उत्पादन कम कर देंगी। हाँ, जब बिक ही नहीं रहा तो बनाकर क्या करेंगे? बिल्कुल। और जब उत्पादन कम होगा तो शायद उन्हें लोगों को नौकरियों से निकालना पड़े, निवेश रुक सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। इसलिए अर्थशास्त्री इस पर नजर रखते हैं। अच्छा, तो ये इन्वेंट्री का घटना बढ़ना काफी महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जी, अच्छा, ये इन्वेंट्री और कैपिटल गुड्स जैसे मशीनें, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम एक खास समय पे माप सकते हैं, है ना? जैसे आज कितनी इन्वेंट्री है या आज कितनी मशीनें हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, जी। जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं, स्टॉक और प्रवाह के बीच का अंतर। जी, स्टॉक बनाम फ्लो, ये बहुत फंडामेंटल है। हाँ, सुनने में शायद आसान लगे पर कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो स्टॉक का मतलब है कोई भी ऐसी मात्रा जिसे हम एक निश्चित समय बिंदु पे मापते हैं, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसे आज शाम 5 बजे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या 31 मार्च 2024 को किसी कंपनी के गोदाम में कितनी इन्वेंट्री थी, या भारत पर आज की तारीख में कुल कितना विदेशी कर्ज है। ये सब क्या है? ये सब स्टॉक है। जी, स्रोत इसके और उदाहरण देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति, वेल्थ, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। पूंजी का स्टॉक, देश में मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई कितनी आज, ये सब स्टॉक चर हैं, स्टॉक वेरिएबल्स हैं। ये एक स्नैपशॉट की तरह है, उस एक पल की तस्वीर। ठीक है। और दूसरी तरफ है प्रवाह, फ्लो। ये क्या है? प्रवाह वो मात्रा है जिसे हम एक निश्चित समय अवधि के दौरान मापते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें समय का एक अंतराल होता है। जैसे पिछले एक साल में आपकी कुल आय कितनी थी, या आपने पिछले महीने कितना खर्च, एक्सपेंडिचर किया, या एक तिमाही में कंपनी ने कितना नया निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, या एक साल में मशीनों की कीमत में कितनी गिरावट आई, यानी डिप्रिसिएशन कितना हुआ। अच्छा, तो इसमें एक टाइम पीरियड जुड़ा है, महीना, साल, तिमाही। हाँ, इन्हें मापने के लिए हमें एक शुरुआती और एक अंतिम बिंदु चाहिए होता है। जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आय। स्रोत के उदाहरण देखें। आय, व्यय, उत्पादन, जैसी जीडीपी एक साल का, निवेश, बचत, सेविंग, मूल्यह्रास, इन्वेंट्री में बदलाव, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब प्रवाह चर हैं। फ्लो वेरिएबल्स हैं। हाँ अरे हाँ, इन्वेंट्री खुद तो स्टॉक है, जी, लेकिन इन्वेंट्री में बदलाव, साल भर में कितनी बढ़ी या घटी, वो एक प्रवाह है। बिल्कुल सही पकड़ा। यही मुख्य अंतर है। स्टॉक एक पॉइंट पर, प्रवाह एक पीरियड में। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है जब हम आर्थिक आंकड़ों को देख रहे होते हैं। बहुत जरूरी। और ये दोनों जुड़े हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है। कैसे जुड़े हैं? प्रवाह अक्सर स्टॉक को बदलते हैं। जैसे आपकी बचत, सेविंग, जो कि एक प्रवाह है, वो आपकी कुल संपत्ति, वेल्थ, जो कि एक स्टॉक है, उसको समय के साथ बढ़ाती है। हाँ, सही बात है। या जैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो एक प्रवाह है, वो देश के पूंजी स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, जो एक स्टॉक है, उसको बढ़ाता है। अच्छा। पानी की टंकी का उदाहरण सोच सकते हैं। टंकी में इस समय कितना पानी है, ये स्टॉक है, और नल से कितना पानी उसमें हर मिनट गिर रहा है या नीचे से निकल रहा है, ये प्रवाह है। नल का पानी टंकी के स्टॉक को बदलता है। वाह, ये उदाहरण तो बिल्कुल साफ कर देता है। स्टॉक मतलब टंकी का पानी, प्रवाह मतलब नल का पानी। जी,
चलिए, तो आज हमने अर्थव्यवस्था की मशीन के कुछ वाकई बहुत अहम पुर्जों को समझा। हाँ, काफी बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें थी। हमने देखा कि कैसे आय का चक्रीय प्रवाह परिवारों और फर्मों को एक अटूट से रिश्ते में बांधता है, पैसा और चीजें कैसे घूमती हैं। जी। फिर हमने जीवीए के जरिए ये समझा कि किसी चीज को बनाने के हर पड़ाव पर कैसे मूल्य जुड़ता है और कैसे इस तरीके से हम दोहरी गिनती की गलती से बचते हैं। और ये भी जाना कि भारत में 2015 से जीवीए पर फोकस बढ़ा है। बिल्कुल। फिर हमने अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं का वो जरूरी फर्क समझा, और वो चाय पत्ती वाला उदाहरण याद रहेगा कि एक ही चीज का किरदार कैसे बदल सकता है। हाँ, एंड यूज पर निर्भर करता है। फिर इन्वेंट्री की बात की, कैसे वो नियोजित या अनियोजित रूप से घट बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या संकेत दे सकती है, खासकर वो अनियोजित जमाव वाली बात। जी, अनप्लैन्ड एक्यूमुलेशन। और आखिर में ये स्टॉक और प्रवाह का फंडा साफ किया। स्टॉक यानी एक पल की तस्वीर और प्रवाह यानी एक अवधि की कहानी। सही कहा, एकदम सही सारांश। और ये सारे कॉन्सेप्ट, जैसा आपने कहा, सिर्फ किताबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें समझने से हमें रोजमर्रा की आर्थिक खबरें बेहतर समझ आती हैं ना, जैसे बजट आता है या सरकार कोई पॉलिसी लाती है या शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है। हाँ, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल्स काम कर रहे होते हैं। ये समझने से एक पर्सपेक्टिव मिलता है। ये दिखाता है कि हमारा एक छोटा सा फैसला भी, जैसे कोई सामान खरीदना है या नहीं, वो कैसे पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े चक्र से जुड़ा है और उस पर असर डाल सकता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। इसी इंटरकनेक्शन से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है अंत में। पूछिए। हमने इन्वेंट्री में नियोजित बनाम अनियोजित बदलावों की बात की, और खासकर अनियोजित जमाव की, जो मांग में कमी का संकेत हो सकता है। आज की दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है, लोगों की पसंद, आदतें, फिर बाहरी हालात, कभी महामारी, कभी कोई और संकट, सब कुछ बहुत अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल सा लगता है। अनिश्चितता तो बढ़ी है। तो ऐसे में ये कंपनियां कैसे अंदाजा लगाती होंगी कि लोग क्या खरीदेंगे और उन्हें कितना स्टॉक रखना चाहिए? ये फोरकास्टिंग कितनी मुश्किल हो गई होगी। बहुत मुश्किल। डेटा और एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं। और जब उनके अंदाजे बुरी तरह गलत साबित होते हैं, मतलब अगर बड़े पैमाने पर अनियोजित स्टॉक जमा हो जाता है या अचानक जरूरत के समय मिलता ही नहीं है, तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है कि इस बढ़ती हुई अनिश्चितता को बिजनेस और सरकारें कैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं। ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है आज के दौर में। इस पर विचार करना जरूरी है।